संगठन की विचारधाराएं। वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा। वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय लुई ब्रांडिस को जाता है। जो वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा है उसे शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय लुई ब्रांडिस को जाता है। लोक प्रशासन में वैज्ञानिक प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयोग एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किया था। जो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय है, उसमें वैज्ञानिक प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयोग एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किया था। इसी कारण इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है। टेलर ने अपने अनुभव में यह पाया कि किसी फैक्ट्री में श्रमिकों के उत्पादन को सीमित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। टेलर ने अपने अनुभव, जो एक्सपीरियंस है, उसमें पाया कि जो फैक्ट्री होती है उसमें जो श्रमिक होते हैं उनमें उत्पादन को सीमित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे सोल्डरिंग कहते हैं। इसे प्राकृतिक व व्यवस्थित दो भागों में बांटा गया है। जो सोल्डरिंग है उसे दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और व्यवस्थित सोल्डरिंग। प्राकृतिक सोल्डरिंग का अर्थ है कि कर्मचारी के स्वभाव में पाए जाने वाला आलस, जो कर्मचारी के स्वभाव है उसमें पाए जाने वाला आलस है, उसे प्राकृतिक सोल्डरिंग कहा जाता है। जबकि व्यवस्थित सोल्डरिंग में कर्मचारी एक योजना बनाकर सुपरवाइजर की उत्पादन की अपेक्षा को न्यूनतम करने का प्रयास करते हैं। टेलर ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ सुझाव दिए, जिन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत कहा जाता है। पहला सिद्धांत है कार्य के सही विज्ञान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यह प्रबंधन का दायित्व है कि वह कार्य करने का उस वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग करे जिससे श्रम व समय की बचत होगी और कर्मचारी अनावश्यक गलती नहीं करेगा। जो यह सिद्धांत है, ये प्रबंधन का दायित्व है कि वह कार्य करने के उस वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग करे जिससे श्रम व समय की बचत हो और कर्मचारी अनावश्यक गलती नहीं करेगा। कार्य का सही विज्ञान का सिद्धांत। दूसरा है मजदूरों का वैज्ञानिक विधि से चयन तथा उनका विकास। इस सिद्धांत के अनुसार जब मजदूर का चयन किया जाए तो उसकी शारीरिक तथा बौद्धिक योग्यता दोनों को महत्व दिया जाए और चयन का आधार श्रमिक की वर्तमान योग्यता और भविष्य में सीख सकने की योग्यता को बनाना चाहिए। विकसित कार्य का विज्ञान तथा प्रशिक्षित मजदूर। इस सिद्धांत के अनुसार जब मजदूर तथा मालिक एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझने लगते हैं तो उसे मानसिक क्रांति कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, जब मजदूर तथा मालिक एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझने लगते हैं तो उसे मानसिक क्रांति कहते हैं। किसी फैक्ट्री में इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरों को समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रबंधन तथा मजदूरों के बीच कार्य और उत्तरदायित्व का विभाजन। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उनके अनुसार जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उनकी कौन कौन सी तकनीकें, टेक्नोलॉजी। पहला है कार्यकारी फोरमैनशिप। कार्यकारी फोरमैनशिप। टेलर का मानना था कि मजदूरों को 8 निरीक्षकों के अधीन कार्य करना चाहिए, जिसमें 4 योजना बनाने का और 4 योजना क्रियान्वयन का काम करेंगे। जो कार्यकारी फोरमैनशिप के अंतर्गत, यह तकनीक के अंतर्गत टेलर का मानना है कि मजदूरों को 8 निरीक्षकों के अधीन रखना चाहिए, जिसमें 4 तो योजना बनाने का कार्य करे और 4 योजनाओं का क्रियान्वयन करने का काम करे। गति तथा समय अध्ययन तकनीक। इस तकनीक के माध्यम से टेलर ने श्रमिकों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले औसत कार्यों की एक योजना बना ली थी, जिससे लाभ यह हुआ कि वह पहले से ज्ञात हो जाता था किसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। गति तथा समय अध्ययन की तकनीक। इस तकनीक के माध्यम से टेलर ने श्रमिकों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले औसत कार्यों की एक योजना बना ली थी, जिससे यह लाभ हुआ कि पहले से ज्ञात हो जाता था कि किसी कार्य करने में कितना समय लगेगा। पीस रेट योजना।
इस तकनीक के अनुसार किसी भी संगठन में वेतन पद के स्थान पर कार्य को प्रदान किया जाता है। इसी कारण इसे विवादात्मक मजदूर का विचार पाया जाता है। इसमें जो पीस रेट योजना होती है, इसमें इस तकनीक के अनुसार किसी भी संगठन में वेतन पद के स्थान पर उसके कार्य को दिया जाता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा कार्य करता है उसे उतना ही वेतन दिया जाता है। इसी कारण इसे विवादात्मक मजदूर का विचार पाया जाता है। अपवाद तकनीक, इस तकनीक के अनुसार प्रत्येक निर्णय प्रबंधन द्वारा नहीं लिया जाएगा। सामान्य निर्णय छोटे स्तर के कर्मचारी ले सकते हैं। जो अपवाद तकनीक है, इसके अनुसार जो प्रत्येक निर्णय है वो मैनेजमेंट यानी प्रबंधन द्वारा नहीं लिए जाएंगे और जो सामान्य निर्णय छोटे स्तर के कर्मचारी ले सकते हैं। टेलर ने इन 4 तकनीकों के अतिरिक्त कुछ अन्य तकनीकें प्रस्तुत की। औजारों का मानकीकरण, योजना कक्ष का निर्माण, श्रमिकों द्वारा नया सुझाव देने पर पुरस्कार की व्यवस्था, निर्देश पत्रों का निर्माण करना जैसी तकनीकी भी प्रस्तुत की। यानी औजारों का मानकीकरण करना, योजना कक्ष का निर्माण करना जिसमें एक कर्मचारी की जो कुछ भी या मीटिंग हो उनमें योजना बना सके, श्रमिकों द्वारा नए सुझाव देने पर पुरस्कार देना। कोई भी कर्मचारी है जो फैक्ट्री में या कहीं पर भी काम करता है, अगर वो कोई सुझाव देता है, नया वो तरीका देता है कंपनी से लाभ से संबंधित, तो उसे पुरस्कार देना चाहिए। निर्देश पत्रों का निर्माण करना जिससे कि तकनीक में प्रस्तुत की जा सके। टेलर के विचारों का समर्थन फैक्ट्री के मालिकों के द्वारा किया गया, किंतु श्रमिक यूनियन तथा मानवतावादी विचारकों ने टेलर की आलोचना की। जो टेलर के विचारकों का समर्थक मालिकों के द्वारा किया गया, किंतु श्रमिक यूनियन तथा मानवतावादी विचारकों ने टेलर की आलोचना की। टेलर के विचारों के आधार पर ही सोवियत संघ में स्टॉकहोम नामक आंदोलन प्रारंभ हुआ और सोवियत संघ में एक औद्योगिक शक्ति बन गया। नौकरशाही विचारधारा, दूसरी है नौकरशाही विचारधारा। यह विचारधारा शास्त्रीय उपागम का ही एक भाग है। जो यह विचारधारा है यह शास्त्रीय उपागम का एक भाग है। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ होता है मेज द्वारा शासन। जो नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ होता है मेज द्वारा शासन, किंतु वास्तव में नौकरशाही प्रशासन की एक व्यवस्था है। जो नौकरशाही है वो वास्तव में प्रशासन की एक व्यवस्था है। सर्वप्रथम 1745 में विल्सेट की कार ने न्यू ब्यूरोमेनिया शब्द के माध्यम से एक बीमारी के रूप में नौकरशाही को प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम 1745 में विंसेंट डी गार्ने ने ब्यूरोमेनिया शब्द के माध्यम से एक बीमारी के रूप में नौकरशाही को प्रस्तुत किया। मैक्स वेबर के विचार, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही सत्ता का उदाहरण है। जो मैक्स वेबर है उनके अनुसार जो नौकरशाही है वो सत्ता का उदाहरण है। सत्ता के 3 भेद है। परंपरागत सत्ता, यह परंपरा तथा रीति रिवाजों पर आधारित है, जैसे राज परिवार का सदस्य, धार्मिक मठाधीश आदि। करिश्माई या चमत्कारी सत्ता, जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के असाधारण गुणों का समावेश हो जाता है तो उसे करिश्माई सत्ता कहते हैं। जब किसी व्यक्ति में व्यक्ति के असाधारण गुणों का समावेश हो जाता है या असाधारण गुण शामिल हो जाते हैं तो उसे करिश्माई सत्ता कहते हैं। तीसरी है तार्किक वैधानिक सत्ता। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही तार्किक वैधानिक सत्ता है जिसे अधिकारियों को देशों के संविधान तथा कानूनों से आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है, किंतु इस पर युक्तिपूर्ण प्रतिबंध भी होता है। नौकरशाही का आदर्श प्रारूप अथवा अधिकारी तंत्र प्रतिमान। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के आदर्श प्रारूप को निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त माना है। निजी तथा सार्वजनिक हित दोनों, वेतन तथा पेंशन, श्रम विभाजन, पद सोपान, नियम पर आधारित व्यवस्था, लिखित दस्तावेज, व्यवस्थित अनुशासन,
आजीवन व्यवस्था, स्वतंत्र अनुबंधन के आधार पर नियुक्ति, पूर्णकालिक कार्य। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही में नामता तथा निष्पक्षता का गुण पाया जाना चाहिए। तो मैक्स वेबर है, उनके अनुसार जो नौकरशाही है उसमें अनामता तथा निष्पक्षता का गुण पाया जाना चाहिए, जिसे संयुक्त रूप से निर्व्यक्तिक भाव कहा जाता है। मार्टिन मास के अनुसार नौकरशाही के भेद या प्रकार। जो मार्टिन मास है उसके अनुसार नौकरशाही के भेद और प्रकार। अभिभावक नौकरशाही, इस नौकरशाही में अधिकारी सक्षम, कार्यकुशल और न्यायपूर्ण गतिविधियों से जुड़े होते हैं, किंतु इसका दोष यह है कि जनमत की उपेक्षा करने वाले की ओर निरंकुश होते हैं। मार्टिन मार्क्स ने प्राचीन पर्शिया व चीन की नौकरशाही को इसका उदाहरण माना है। जो इस नौकरशाही में अधिकारी सक्षम, कार्यकुशल और न्यायपूर्ण गतिविधियों से जुड़े होते हैं, किंतु इसका दोष यह है कि जनमत की अपेक्षा करने वाले और निरंकुश होते हैं। मार्टिन मार्क्स ने प्राचीन पर्शिया व चीन की नौकरशाही को इसका उदाहरण माना है। जातीय नौकरशाही, प्राचीन भारत में प्रचलित नौकरशाही को जातीय इस रूप में अधिकारियों की नियुक्ति उच्च जाति में होती थी। संरक्षण नौकरशाही या लूट पद्धति, अमेरिका में प्रचलित इस नौकरशाही में योग्यता की अपेक्षा करके राजनीतिक पुरस्कार के रूप में अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। योग्यता पर आधारित नौकरशाही। मानवतावादी विचारधारा, यह विचारधारा नवशास्त्रीय उपागम का एक भाग है। जो मानवतावादी विचारधारा है नवशास्त्रीय उपागम का एक भाग है। इस विचारधारा के जनक एल्टन मेयो माने जाते हैं। जो मानवतावादी विचारधारा है इसके जो जनक है एल्टन मेयो माने जाते हैं। यह मशीनों के स्थान पर मानव तथा मानवीय संबंधों पर बल देते हैं। जो मानवतावादी विचारधारा है वो मशीनों के स्थान पर मानव तथा मानवीय संबंध पर बल देते हैं। मानवतावाद नियमों पर आधारित औपचारिक संबंधों के स्थान पर अनौपचारिक संबंधों पर बल देता है। प्रबंधन ने एक तंत्रीय वर्चस्व के स्थान पर सहभागी प्रबंधन को स्वीकार करता है। इस विचारधारा के निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए मेयो ने निम्नलिखित प्रयोग किए। जो यह विचारधारा है मानवतावादी विचारधारा, इस विचारधारा को सिद्ध करने के लिए एल्टन मेयो ने निम्नलिखित प्रयोग किए हैं। प्रथम शोध, फर्स्ट इंक्वायरी। प्रथम शोध, फर्स्ट इंक्वायरी। 1923 में एक कपड़ा मिल में बुनाई विभाग में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु यह प्रयोग किया गया और इसके माध्यम से विश्राम की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए यह बताया गया है कि विश्राम तथा उत्पादकता में सकारात्मक संबंध है। 1923 में कपड़ा मिल में बुनाई विभाग में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग किया गया और इसके माध्यम से विश्राम की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए बताया गया है कि विश्राम तथा उत्पादकता में सकारात्मक संबंध है। हार्थोन प्रयोग, मेयो ने वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के हार्थोन कारखाने में निम्नलिखित प्रयोग किए जिन्हें संयुक्त रूप से हार्थोन प्रयोग कहते हैं। महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग, इस प्रयोग के अनुसार किसी संगठन के कार्य करने वाले कर्मचारी भौतिक संसाधनों के साथ साथ मानवीय संबंधों से भी प्रभावित होते हैं। जिस प्रयोग के अनुसार यानी संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी जो भौतिक संसाधनों के साथ साथ मानवीय संबंधों से भी प्रभावित होते हैं तथा मानवीय संबंध उत्पादन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। मानवीय व्यवहार तथा भावनाएं, इस प्रयोग में यह सिद्ध हुआ यदि कर्मचारी की विभिन्न प्रकार की शिकायतें सुनी जाए और उन्हें विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाए तो इस उत्पादन के लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रयोग में एल्टन मेयो ने पारिवारिक समस्याओं को निराशा का स्वप्न कहा है। इस प्रयोग में एल्टन मेयो ने पारिवारिक समस्याओं को निराशा का जनक स्वप्न कहा है। सामाजिक संगठन का प्रयोग, इस प्रयोग में कर्मचारियों के एक समूह के साथ कार्य करने
से एक समूह का निर्माण हो गया और साथ ही साथ इस समूह ने अपने कुछ नियम और आचार संहिता भी बना ली। इस आचार संहिता में कर्मचारियों ने तय किया कि वह मालिक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कम लक्ष्यों को स्थापित करने की कोशिश करेगा। इस आचार संहिता में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग कूट या संकेत के रूप में किया गया, जो निम्नलिखित है। रेड बस्टर, किसी भी श्रमिक को बहुत ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो रेड बस्टर कहा जाएगा। अगर कोई भी किसी भी श्रमिक से ज़्यादा काम कराता है तो उसे रेड बस्टर कहा जाएगा। धोखेबाज या चेस्टर, किसी भी श्रमिक को बहुत कम काम भी नहीं कराना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे धोखेबाज कहा जाएगा। यदि कोई भी किसी भी श्रमिक से बहुत कम काम कराता है तो उसे धोखेबाज या चेस्टर कहा जाएगा। श्रमिक भेदिया, कोई भी कर्मचारी प्रबंधन को गोपनीय बातें नहीं बताएगा। श्रमिक भेदिया है, अगर कोई भी कर्मचारी है प्रबंधन की गोपनीय बातें बताता है तो उसे श्रमिक भेदिया कहा जाता है। इस प्रयोग में यह भी तय किया गया है कि कोई भी मजदूर सुपरवाइजर बनाए जाने पर भी अपने साथियों को नहीं भूलेगा। इस प्रयोग में यह सिद्ध हुआ कि प्रबंधन को तकनीकी कौशल के साथ साथ मानवीय व्यवहार तथा औपचारिक अनौपचारिक संबंधों का संचालन करना आना चाहिए। उद्योगों में अनुपस्थितवाद, यह प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में किया गया और इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोई भी कर्मचारी उस संगठन के कार्य करना पसंद नहीं करता है जो औपचारिक संबंधों पर आधारित होती है। जो उद्योग में अनुपस्थितवाद है, यह प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में किया गया और इसमें यह निष्कर्ष निकाला कि कोई भी कर्मचारी संगठन में कार्य करना पसंद नहीं करेगा, उस संगठन में कार्य करना पसंद नहीं करेगा जो औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है। यह विचारधारा वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा की एकदम विरोधी विचारधारा है और उद्योगों में सहभागी प्रबंधन का समर्थन करती है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के द्वारा स्वीकार किया गया है। 1949 में मजदूरों ने और विरोध के रूप में यूनाइटेड ऑटो वर्क्स के कर्मचारियों में एल्टो मेयो को गाय जैसा डरपोक समाजशास्त्री कहा है। 1949 में मजदूरों ने और विशेष रूप से यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स के कर्मचारियों ने एल्टो मेयो को गाय जैसा डरपोक समाजशास्त्री कहा है। पीटर एफ डंकर ने मेयो की आलोचना करते हुए कहा है कि हार्टन प्रयोग के सभी निष्कर्ष पहले से फिक्स थे। पीटर एफ डंकन ने एयो के जो एल्टन मेयो की आलोचना करते हुए कहा है कि जो हार्टन प्रयोग के सभी निष्कर्ष पहले से फिक्स थे। लॉरेन तथा ब्लॉड्ज ने एल्टन मेयो को प्रबंधन का चमचा कहा है। जो लॉरेन तथा ब्लॉटिज है, उन्होंने एल्टन मेयो को प्रबंधन का चमचा कहा। मनोसामाजिक विचारधारा, यह विचारधारा नवशास्त्रीय उपागम से जुड़ी विचारधारा है जो कर्मचारियों के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक वातावरण और अभिप्रेरणा पर अधिक बल देती है। जो मनोसामाजिक विचारधारा है, यह कर्मचारी के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक वातावरण और अभिप्रेरणा पर अधिक बल देती है। इसके समर्थकों में मैकग्रेगर व अब्राहम मैस्लो प्रमुख है। आधुनिक विचारधारा, पारिस्थितिकी विचारधारा, यह एक आधुनिक उपागम में शामिल विचारधारा है जिसके जनक एफ.डब्ल्यू. रिंग्स है। जो आधुनिक विचारधारा है जिसके जनक एफ.डब्ल्यू. रिंग्स से पारिस्थितिक विचारधारा के माने जाते हैं। इस विचारधारा के अनुसार लोक प्रशासन तथा संगठन को उसका सामाजिक वातावरण तथा परिस्थिति प्रभावित करती है। इस विचारधारा के अनुसार लोक प्रशासन तथा संगठन को उसका सामाजिक वातावरण सोशल एनवायरनमेंट या पारिस्थितिकी प्रभावित करती है। इस वातावरण के आधार पर 3 प्रकार के समाज स्वीकार किए जाते हैं। बहुकार्यात्मक समाज,
बहुकार्यात्मक समाज में जो कृषि पर आधारित होता है, इसमें कार्यों को विशेषाधिकार नहीं के बराबर होता है। इनकी नौकरशाही चैम्बर कहलाती है। इसका उदाहरण है चीन तथा थाईलैंड में यह बहुकार्यात्मक समाज पाया जाता है। अल्प कार्यात्मक समाज, इसमें उद्योग का अधिक महत्व होता है, विशेषाधिकरण पर आधारित है। इनके नौकरशाही को ब्यूरो कहते हैं, जैसे अमेरिका का समाज। समपार्श्विक, ये ऐसे समाज है जिनके पास आधुनिक तकनीक भी है और इस तकनीक का प्रयोग करने की विशेषता भी है, किंतु समाज के इन दोनों को जोड़ नहीं पाए हैं, जैसे भारत इसका उदाहरण है। इन देशों में की नौकरशाही में साला प्रारूप कहलाती है। जिन देशों की नौकरशाही वह साला प्रारूप कहलाती है। इसका वास्तविक अर्थ है कि इन देशों के कर्मचारी चुने तो योग्यता के आधार पर जाते हैं, किंतु बाद में भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजावाद में लुप्त हो जाते हैं। जो साला प्रारूप है, जो जैसे भारत जैसी देश है, उसमें जो लोग है, कर्मचारी है, वह चुने तो योग्यता के आधार पर जाते हैं, किंतु बाद में भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजावाद में लिप्त हो जाते हैं। साला एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विकासशील देशों का नौकरशाही। विकासशील देशों की नौकरशाही। जो साला एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विकासशील देशों की नौकरशाही। इस समाज की कुछ अन्य विशेषता निम्नलिखित है। औपचारिकता, इन देशों में किसी भी कार्य के सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है और व्यवहारिक ज्ञान का अभाव पाया जाता है। विजातीयता, इन समाजों में एक से अधिक क्रियाएं, व्यवस्थाएं तथा दृष्टिकोण जो एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी होते हैं, एक साथ पाए जाते हैं, जैसे रूढ़िवादी, आधुनिकतावाद, ग्रामीण, शहरी, पश्चिमवाद, पूर्ववादी। अति अनाच्छादन, इन समाजों में हमेशा नए और आधुनिक संगठन बनते रहते हैं, किंतु सत्ता परंपरागत हाथों में ही बनी रहती है। व्यवस्थावादी विचारधारा, व्यवस्थावादी विचारधारा आधुनिक उपागम का भाग है। जो व्यवस्थावादी विचारधारा है वह आधुनिक उपागम का भाग है। इस विचारधारा के जनक चेस्टर आई बर्नार्ड है। जो व्यवस्थावादी विचारधारा है वह आधुनिक उपागम का भाग है। इस विचारधारा के जनक चेस्टर आई बर्नार्ड है। इस विचारधारा के अनुसार कोई भी संगठन एक प्रकार के सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण है। इस विचारधारा के अनुसार कोई भी संगठन एक प्रकार के सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण है। इस विचारधारा के अनुसार किसी भी संगठन में अनेक उपव्यवस्था भी है, जिससे तकनीकी, आर्थिक आदि चलती रहती है। किसी संगठन की उन्नति और विकास व्यवस्था तथा उपव्यवस्था के समन्वय पर आधारित है। व्यवहारवादी विचारधारा, इस विचारधारा को आधुनिक उपागम में शामिल किया जाता है। जो व्यवहारवादी विचारधारा है इसे आधुनिक उपागम में शामिल किया जाता है और हर्बर्ट साइमन को इसका सबसे प्रमुख विचारक माना जाता है। जो व्यवहारवादी विचारधारा है इसे आधुनिक उपागम में शामिल किया जाता है। हर्बर्ट साइमन को इसका प्रमुख विचारक माना जाता है। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार किसी संगठन का केवल औपचारिक या सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बल्कि संगठन में वास्तविक व्यवहार की जानकारी भी होना आवश्यक है। इस विचारधारा के अनुसार किसी भी संगठन में वास्तविक व्यवहार एकमात्र मतलब है कि निर्णय लेना। इसी कारण इस विचारधारा के जनक हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि निर्णय लेना ही प्रशासन है। निर्णय लेना ही क्या है? प्रशासन है। निर्णय ही प्रशासन का हृदय है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं और निर्णय प्रक्रिया दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है।